Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज जिटवाना। हम असेंट ऑफ सैप पढ़ रहे थे। इसका आज पार्ट थर्ड वीडियो हम पढ़ने जाएंगे, जिसमें हम वाइटल थ्योरीज हमने पिछले वीडियो में अपने स्टार्ट करी थी। उसमें दूसरी वाइटल थ्योरी चल रही थी, जैव बल सिद्धांत, जिसमें बोस की थ्योरी हम पढ़ रहे थे। बोस की पल्सेशन थ्योरी ऑफ बोस या स्पंदन सिद्धांत। तो जो बोस थे, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। बोस इन हिज एक्सपेरिमेंट यूज एन इलेक्ट्रिक प्रोब विच वाज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। एक निडल लाइक, अभी आगे आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा मैं, निडल लाइक चीज़ थी, जिसको सुई जैसी चीज़, उसको उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ था। When the needle of the electric probe was inserted into the stem slowly and slowly, जब उस निडल को या सुई को वो धीरे धीरे स्टेम में बहुत धीरे धीरे इंसर्ट करते हैं, यानी कि घुसाते हैं, तो द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर शोड सम ऑसिलेशंस। तो जो गैल्वेनोमीटर था, उसकी निडल में कुछ वाइब्रेशन आता है, ऑसिलेशन वाइब्रेशन आता है, मूवमेंट आता है। बट व्हेन द इलेक्ट्रिक प्रोब निडल रीच द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, लेकिन जब ये जो निडल थी, इलेक्ट्रिक प्रोब जो इन्होंने बनाया था, उसकी जो निडल थी वो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर में पहुंचती है, तो द निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर शोड वायलेंट ऑसिलेशन। तो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर पर ये निडल जब पहुंच जाती है, तो उस समय गैल्वेनोमीटर बहुत तेजी से वाइब्रेशन या ऑसिलेशन या स्पंदन शो करता है। ही एट्रीब्यूटेड दिस टू ए पल्सेटिंग एक्टिविटी ऑफ दीज सेल्स। इन्होंने इसको ये बताया कि ये इन कोशिकाओं की स्पंदन मूवमेंट है, पल्सेटिंग एक्टिविटी है, स्पंदन क्रिया है, और इसी को इन्होंने रेस्पॉन्सिबल बताया कि इसके कारण जो है पानी का मूवमेंट ऊपर की तरफ तने में होता है। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट था इनका, जिसमें इन्होंने ये इनका इलेक्ट्रिक प्रोब बनाया हुआ है। इसकी निडल इन्होंने तने में घुसानी शुरू करी है, ये यहाँ पर। तो जैसे जैसे इसको तने में ये अंदर लेते गए, शुरुआत में बहुत स्लोली इन्होंने इसको अंदर इंसर्ट किया है। तो जैसे जैसे इंसर्ट करते हैं पूछे, तो जो इसमें वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर में हो रहा था, इस गैल्वेनोमीटर में जो ये वाइब्रेशन इसकी निडल शो कर रही थी, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और ये वाइब्रेशन जो है कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर पर मैक्सिमम था। तो इन्होंने बताया कि ये जो सेल्स हैं, ये सब पल्सेटिंग एक्टिविटी शो करती हैं, जिसके कारण मूवमेंट होता है जल का अपवर्ड। द थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज बिकॉज इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ, यानी कि इसका अपोज हुआ, विरोध हुआ। किन बातों के आधार पर? देयर वॉज नो रिलेशन बिटवीन द पल्सेटरी एक्टिविटी एंड रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन। पहली बात ये थी कि कोई आपस में संबंध नहीं था कोशिकाओं के स्पंदन एक्टिविटी का, पल्सेटरी एक्टिविटी का, और जो पानी के ट्रांसलोकेशन का रेट है, उसमें आपस में कोई संबंध नहीं था। कितनी भी एक्टिविटी या कितना भी पल्सेशन हो रहा हो, लेकिन ट्रांसलोकेशन का रेट सिमिलर रहता है। द एक्चुअल रेट ऑफ सैप फ्लो इज 800 to 30,000 times as rapid as would be possible under the theory proposed by the बोस। बोस की इस थ्योरी ने बोस के अनुसार, जो बोस ने बताया कि भाई इस रेट पर फ्लो होना चाहिए पानी का अपवर्ड मूवमेंट, लेकिन वो बोस के बताए हुए संख्या के आधार से 8,000 से 30,000 गुना टाइम फास्ट मूवमेंट होता है। 8,000 से 30,000 गुना अधिक तेजी से, रैपिड एज यानी कि अधिक तेजी से पानी का ट्रांसलोकेशन होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो इन के आधार पर इस थ्योरी पर ये ऑब्जेक्शन लगे हैं। तीसरा ऑब्जेक्शन, सम वर्कर्स हैव सजेस्टेड द एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स इन द असेंट ऑफ सैप आइदर थ्रू, कुछ वर्कर्स ने इन्हीं वाइटल थ्योरीज में
था कि इसी के ऑब्जेक्शन है बोस पर, ने बताया कि जो असेंट ऑफ सैप है इसमें लिविंग सेल्स की एक्टिविटी निम्न प्रकार से संबंधित हो सकती है। नंबर 1, द क्रिएशन ऑफ बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द जाइलम वॉल्स, जाइलम की जो भित्ति थी उससे इन्होंने बायोइलेक्ट्रिक विभव उत्पन्न करने की कोशिश करी। दूसरा, ऑस्मोटिक रिलेशंस बिटवीन लिविंग सेल्स एंड न्यूली डिफरेंशिएटेड जाइलम एलिमेंट्स। ये प्रिस्ले ने बताया कि जो लिविंग सेल्स हैं और जाइलम के नए एलिमेंट्स बन रहे हैं, पुराने तो डेड होते चले जाते हैं, तो उनके बीच में कोई ऑस्मोटिक रिलेशन होता है जो इस पानी के ट्रांसलोकेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इन ऑब्जेक्शंस के आधार पर बोस की ये थ्योरी, वाइटल थ्योरी, भी रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद इन थ्योरीज का एक कंबाइंड ऑब्जेक्शन है, दोनों जो थ्योरी थी उन पर क्या ऑब्जेक्शन आया ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। बाउशरी 1814 में इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया दैट पॉइजनस फ्लूइड सप्लाइड टू द कट एंड ऑफ द बेस of the tree ascended to the top and that the tree retained the capacity of draw up a second supply of poison। ब्रोशरी ने क्या बताया कि हम कोई पॉइजनस फ्लूइड यदि किसी तने के कटे हुए सिरे से ऊपर की तरफ चढ़ाएं, टॉप की तरफ चढ़ाएं पौधे के, तो कुछ समय बाद ऐसा भी देखा गया कि हम दूसरा पॉइजन भी अगर उस पौधे में को देते हैं तो वो भी ऊपर की तरफ सप्लाई होता है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि हम किसी पेड़ के तने को काटकर यदि हम किसी पॉइजन में डुबो दें तो वो पॉइजन की सप्लाई पेड़ में ऊपर तक होती है, उसके टॉप तक होती है, और कुछ समय बाद हम दूसरा पॉइजन अप्लाई करें तो वो पॉइजन भी उसी प्रकार से तने में ऊपर की तरफ, पेड़ में या शाखा में ऊपर की तरफ जाता है। Similar experiment was repeated and extended by Strasbergen in 1891। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट स्ट्रासबर्गर ने 1891 में किया और बताया, सेम रिजल्ट उन्होंने बताया कि दो अलग अलग पॉइजन बारी बारी से देने पर भी एक के बाद एक दिए उन्होंने, वो भी प्लांट में ऊपर तक सप्लाई हो रहे थे, तो इसलिए लिविंग सेल से उनका कोई लेना देना नहीं था। जबकि ये थ्योरीज ये बताती हैं कि जो एक्टिविटी या मूवमेंट या असेंट ऑफ सैप हो रहा है वो जो लिविंग सेल से उनकी वाइटल एक्टिविटीज, उनकी जैविक क्रियाओं के द्वारा हो रहा था। देखिए दूसरा जो स्ट्रासबर्गर का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ही कट ऑफ एन ओल्ड ओक ट्री नियरली 22 मीटर्स टॉल। इन्होंने एक ओक ट्री को लगभग, जो कि 22 मीटर ऊंचा था, इसको कट किया इन्होंने, स्टेम को, इसको, एंड द कट एंड ऑफ द ट्री वाज इमर्स्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। एक पॉइजन था पिक्रिक एसिड का। इस कटे हुए जो सिरा 22 मीटर ऊंचा जो पेड़ था ओक का, उसके सिरे को इन्होंने कहाँ रखा, सॉल्यूशन, पिक्रिक एसिड के सॉल्यूशन में उसको रख दिया। तो द पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन मूव अप टू द स्टेम। ये पिक्रिक एसिड जो था वो उस तने में ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। फ्यूस्जिन was added to the liquid 3 days after the picric acid। इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइजन फ्यूस्जिन ऐड किया, ये जो पिक्रिक एसिड का लिक्विड था, इसमें 3 दिन बाद, and it also ascended to the top of the tree through the tissues in which living cells have been killed by the picric acid। इसके बाद भी क्या पाया गया, ये जो फ्यूस्जिन ऐड किया गया था ये तने में ऊपर तक गया, जबकि इस तने की जितनी भी लिविंग सेल्स थी वो पिक्रिक एसिड के द्वारा डेड कर दी गई थी, मृत कर दी गई थी, मार दी गई थी। उसके बाद भी ये फ्यूजन 3 दिन बाद जब उन्होंने उस सॉल्यूशन में मिलाया था तो वो भी तने में ऊपर तक गया था, जिससे ये सिद्ध हुआ कि लिविंग सेल्स की वाइटल एक्टिविटीज का इस अपवर्ड मूवमेंट में, असेंट ऑफ सैप में कोई संबंध नहीं होता है, जिसके आधार पर ये दोनों ही वाइटल थ्योरीज
डिस्कार्ड कर दी गई, असहमति इनके साथ मान ली गई, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरी थ्योरी थी रूट प्रेशर थ्योरी। Although root pressure which is developed in the xylem of the root can raise water to a certain height, ये माना जाता है कि जो रूट में प्रेशर डेवलप हो रहा है वो जाइलम में कुछ ऊंचाई तक पानी को चढ़ा सकता है, बट इट डज नॉट सीम टू बी एन इफेक्टिव फोर्स इन असेंट ऑफ सैप ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। लेकिन इसको रसारोहण का एक आवश्यक कारक नहीं माना जा सकता है, या फोर्स या बल नहीं माना जा सकता है। किस आधार पर? ठीक है, जो रूट प्रेशर है वो कुछ ऊंचाई तक जाइलम में पानी को चढ़ा सकता है, लेकिन एक इफेक्टिव फोर्स इसको निम्न कारणों से नहीं माना जाता। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर इज वेरी लो, अबाउट 2 एटमॉस्फेयर। जो रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड या परिमाण है वो बहुत कम होता है, लगभग 2 एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए ये बहुत ऊंचाई तक बड़े वृक्षों में जल को ऊपर नहीं चढ़ा सकता है। पहला कारण ये दिया गया इस थ्योरी को रिजेक्ट करने का। इवन इन द एब्सेंस ऑफ रूट प्रेशर असेंट ऑफ सैप कंटिन्यूज। रूट प्रेशर की अनुपस्थिति में भी रसारोहण होता हुआ पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, when a leafy twig is cut under water and placed in a beaker full of water, it remains fresh and green for sufficient long time. कैसे इसको सिद्ध किया गया कि रूट अगर नहीं है तो भी असेंट ऑफ सैप होता है? तो किसी हमने पत्ती वाली शाखा को वाटर के अंदर काट कर उसको बीकर में जो कि पानी से भरा हुआ है उसमें रखते हैं, तो काफ़ी समय तक उसकी पत्तियां जो हैं फ्रेश और ग्रीन बनी रहती हैं, जिसके आधार पर ये थ्योरी रिजेक्ट की गई कि रूट प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होता है, रूट प्रेशर के कारण जल पौधों में ऊपर चढ़ता है। इन जिम्नोस्पर्म्स रूट प्रेशर हैज़ रियरली बीन ऑब्जर्व्ड। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं हमारे, उनमें बहुत कम रूट प्रेशर देखा गया है, बहुत ही कम रूट प्रेशर देखा गया है। तो इन 3 आधार पर, एक तो उसका परिमाण मैग्नीट्यूड बहुत कम है, केवल 2 एटमॉस्फेयर। दूसरा देखा गया कि यदि हम किसी ब्रांच को काट कर पानी में रख दें तो भी उसमें पानी ऊपर जाता रहता है और वो फ्रेश और ग्रीन बनी रहती हैं। और तीसरी बात कि कहीं भी हमने जिम्नोस्पर्म में रूट प्रेशर को ऑब्जर्व बहुत कम किया है। इन आधार पर ये रूट प्रेशर थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद फिजिकल फोर्स थ्योरीज। फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत। वेरियस फिजिकल फोर्सेस में बी इन्वॉल्व इन द असेंट ऑफ सैप। अनेक भौतिक जो बल हैं वो असेंट ऑफ सैप में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय दाब। लेकिन इसको भी दिस डज नॉट सीम टू बी कन्विंसिंग, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा उत्तरदायी नहीं माना जाता है, क्योंकि इट कैन नॉट, नंबर 1 है, इट कैन नॉट एक्ट ऑन वाटर प्रेजेंट इन जाइलम इन रूट्स। सबसे पहली बात, जो वातावरणीय दाब है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जाइलम, जो रूट के जाइलम है उसके अंदर जो जल उपस्थित है उसके ऊपर कार्य नहीं करता है। ठीक है, पहली जो आधार इस थ्योरी को ना मानने का किया गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ये बल, भौतिक बल जो सिद्धांत दिए गए हैं, कि उसमें से एक बल जो पहला था वातावरणीय दाब, वो इसलिए इफेक्टिव नहीं होता है असेंट ऑफ सैप में कि पहली बात जो पौधों की जड़ों का जाइलम है उसके ऊपर ये कार्य नहीं करता है। नंबर 2, इन केस इट इज वर्किंग then also it will not be able to raise water beyond 34 feet। अगर हम माने कि ये कार्य करता है तो इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये 34 इंच से ऊपर पानी उठा सके, 34 इंच से ऊपर पानी को उठा सके, ऐसी संभावना इसके साथ नहीं है। केवल 1.5 मीटर
ठीक है, इसके बाद आगे देखें, इम्बिबिशन या चूषण। सैक 1874 में सपोर्टेड द व्यू दैट असेंट ऑफ सैप could take place by imbibition through the walls of xylem। सैक ने 1898 में इस व्यू को सपोर्ट किया कि जो चूषण दाब है, इम्बिबिशन प्रेशर है, वो असेंट ऑफ सैप के लिए उत्तरदायी होता है थ्रू वॉल्स ऑफ जाइलम, की जो जाइलम की वॉल है वो इम्बिबिशन के द्वारा पानी को अवशोषित करती हैं तो पानी ऊपर चढ़ता है। नाउ इट इज़ वेल नोन दैट इम्बिबिशनल फोर्स इज इनसिग्निफिकेंट इन असेंट ऑफ सैप ना, यानी कि अब ये पूर्णतः स्पष्ट है कि जो चूषण दाब है, इम्बिबिशनल फोर्स है, उसका रसारोहण में कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी कार्य नहीं होता है, बिकॉज इट टेक्स प्लेस थ्रू द ल्यूमेन ऑफ जाइलम एलिमेंट्स एंड नॉट थ्रू वॉल्स। यानी कि स्पष्ट हो चुका है कि जाइलम की भित्ति के द्वारा रसारोहण नहीं होता है, जाइलम की गुहिका के द्वारा होता है, जबकि जो ये इम्बिबिशन फोर्स था उसको सैक्स ने बताया था तो वो जाइलम की वॉल से होना बता रहे थे। तो इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इम्बिबिशनल फोर्स किसी भी तरीके से रसारोहण के लिए रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि जो रसारोहण है वो जाइलम की गुहिका के द्वारा होता है, ना कि इसकी भित्तियों के द्वारा। A leafy twig is cut under water and cut end is dipped in melted paraffin wax for some time। किसी भी जो है, जो हमने पत्ती वाली शाखा थी, इसको जल में काटा और इसके जो कटा हुआ सिरा है इसको पिघले हुए मोम में कुछ समय के लिए रखा। A thin section of stem near cut end is moved to expose the cell walls। इसके बाद एक पतला सेक्शन हमने काट दिया, कहाँ पर, बिल्कुल स्टेम का जो ये डूबा हुआ वैक्स का सिरा था वहाँ पर इसको हमने सेक्शन काटा इसका। तो सेक्शन काटने से क्या होगा कि जो वॉल्स हैं, कोशिकाओं की भित्ति है जो, वो एक्सपोज हो जाएगी, खुल जाएगी, जबकि जो उनके अंदर का खाली स्पेस है उनमें मोम भर चुका है ना। तो द ट्विग इज ट्रांसफर टू ए बीकर कंटेनिंग वाटर। इसके बाद सेक्शन काटने के बाद इस जो शाखा को हमने एक पानी से भरे हुए बीकर में शिफ्ट कर दिया। द ट्विग सून विल्ट्स बिकॉज द ल्यूमेन ऑफ जाइलम एलिमेंट हैज बीन प्लग्ड बाय वैक्स। तो कुछ समय बाद ही जो पत्तियां हैं इस शाखा की, ये शाखा ही मुरझा जाती है, क्योंकि जो जाइलम की गुहिका थी, ल्यूमेन मीन्स गुहिका, जो जाइलम एलिमेंट की गुहिका थी उसमें तो हमने वैक्स लगाकर या मोम लगाकर उनको ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। तो पानी कैसे ऊपर चढ़े, इसलिए बिना पानी के या पानी की कमी के कारण ये शाखा सूख जाती है, जिससे ये भी स्पष्ट हो गया, एक बार दोबारा कंफर्म हो गया, आप समझ लो कि जो जल का अपवर्ड मूवमेंट है वो जाइलम की गुहिका के द्वारा होता है, ना कि भित्ति के द्वारा। इस आधार पर ये इम्बिबिशन थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, अब आगे की थ्योरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।